पिछली बार हम लोगों ने गॉस लॉ पर कुछ सवाल हल किए थे और हमने एक अगला सवाल स्टेट किया था जो इस लेक्चर में हम करने वाले हैं कि अगर किसी क्षेत्र में इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इस प्रकार का हो, E बराबर Q/4πε0 R स्क्वायर इन आर कैप डायरेक्शन, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड है और हमें पता नहीं है कि ये कौन से चार्ज के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्रकार का पैदा होता है। ऐसा हम बहाना करेंगे कि हमें पता नहीं है और इलेक्ट्रिक फील्ड से हम उस चार्ज को ढूंढेंगे कि वो चार्ज कहाँ है, एक चार्ज है या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है या क्या है, इसको हम लोग करेंगे। तो गॉस लॉ आपको ध्यान है, हमने कहा डाइवर्जेंस ऑफ E इज इक्वल टू ρ/ε0। रो है चार्ज डेंसिटी, जिस पॉइंट पे आप इस डाइवर्जेंस E को कैलकुलेट करेंगे उसी पॉइंट पर जो चार्ज डेंसिटी है यानी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, वहाँ पे एक छोटा सा वॉल्यूम अगर मैं बनाऊँ, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय दैट वॉल्यूम, ये उस जगह का रो है, वहाँ का ये है। और ये इक्वेशन हर जगह पे पॉइंट बाय पॉइंट इसको फॉलो होना है। तो अगर हम को इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो तो ये डाइवर्जेंस करके हम रो पता कर सकते हैं यानी चार्ज डेंसिटी पता कर सकते हैं। तो उसी की कोशिश हम लोग यहाँ से करेंगे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड पता है और यहाँ से हम चार्ज डेंसिटी का पता करेंगे। तो हम लोग इसका जो स्वरूप है वो स्वरूप देख करके ही स्पष्ट है कि हम लोग को स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में काम करना चाहिए। ओरिजिन और ओरिजिन के बाद यहाँ से r डिस्टेंस पर एक हमारा पॉइंट और फिर उसी दिशा में जो यूनिट वेक्टर है वो r कैप है, जिसको हमने यहाँ r कैप लिखा हुआ है। तो ये स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में इस डाइवर्जेंस के लिए जो हमारा इक्वेशन है वो आपको ध्यान होगा। वो हमारा इक्वेशन होता है डाइवर्जेंस ऑफ E, किसी भी वेक्टर का डाइवर्जेंस, जब वेक्टर फील्ड का डाइवर्जेंस बराबर 1/r स्क्वायर डेल डेल r और फिर r स्क्वायर r स्क्वायर ER और फिर आगे 1/r साइन थीटा यहाँ और dd थीटा डेल डेल थीटा यहाँ और साइन थीटा और E थीटा ये यहाँ और फिर प्लस 1/r साइन थीटा और डेल डेल फाई और डेल E फाई डेल फाई ये। तो ये स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स को अगर हम इस्तेमाल करते हैं r थीटा फाई को, तो डाइवर्जेंस E के लिए ये हमारा जनरल इक्वेशन, जनरल फार्मूला है। यहाँ देखें, यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो r कैप की दिशा में है, यानी थीटा कैप और फाई कैप की दिशा में कोई कंपोनेंट नहीं है। तो अर्थात ये जो ER है ये तो है, ER r दिशा में जो कंपोनेंट है वो ये है Q/4πε0 r स्क्वायर और E थीटा 0 है और E फाई भी 0 है, क्योंकि यहाँ पे थीटा कैप फाई कैप नहीं आ रहे तो वो जो कंपोनेंट्स है थीटा कैप डायरेक्शन में वो 0 है और फाई कैप डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो 0 है। आपको फिर से स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट की ज्योमेट्री याद होगी। थीटा कैप किसको कहते हैं हम? अगर आप इस r को न बदलें और फाई को भी न बदलें, यानी यहाँ से अगर आप xy प्लेन पे परपेंडिकुलर खींचते हैं तो ये जो प्लेन बनता है, यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर भी खींच सकते हैं, ये जो प्लेन बनता है इसी प्लेन में हम रहेंगे और इसी प्लेन में थीटा को बदलेंगे, इस थीटा को, ये फाई है। तो फाई नहीं बदलना, आर नहीं बदलना, केवल थीटा बदलना। तब जिस डायरेक्शन में चलोगे वही थीटा कैप का डायरेक्शन है। इस तरह से, ये इस तरह से, ऐसा कुछ। और फिर इन दोनों के परपेंडिकुलर ऐसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में z एक्सिस के चारों बगल वो जो डायरेक्शन आएगा वो फाई कैप का डायरेक्शन होगा। उधर कोई कंपोनेंट नहीं है, इसलिए ये सब। अब इन चीज़ों को आप यहाँ रखिए। तो चूंकि E थीटा 0 है, E फाई 0 है,
इसलिए ये सारा पार्ट जो है वो 0 है, सिर्फ ये बचेगा। ये क्या है? डाइवर्जेंस ऑफ E इज इक्वल टू 1/r स्क्वायर डेल डेल r स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाई ER, r कैप की दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट, और वो कंपोनेंट है ये इतना। सो दिस इंटू Q डिवाइडेड बाई 4πε0 r स्क्वायर। अब आप इस r स्क्वायर को, इस r स्क्वायर को काट लीजिए, तो जो अंदर में बच गया वो बच गया Q/4πε0, जो कि कांस्टेंट है, r पे डिपेंड नहीं करता है, और r पे डिपेंड नहीं करता है, कांस्टेंट है, और आप r की अपेक्षा डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो 0। तो ये पूरा पार्ट 0, और इसलिए डाइवर्जेंस E बराबर 0। और डाइवर्जेंस ऑफ E बराबर 0 का मतलब है कि ρ/ε0 ये बराबर 0। डाइवर्जेंस ऑफ E बराबर ρ/ε0, और इसलिए डाइवर्जेंस ऑफ E अगर 0 है तो अर्थात ρ बराबर 0, यानी चार्ज डेंसिटी है ही नहीं। और ये हर एक r के लिए निकल करके आ रहा है, हमने r का कोई एक वैल्यू नहीं लिखा है, तो यानी कहीं पर भी आप पॉइंट लें तो वहाँ पे चार्ज डेंसिटी है ही नहीं, तो फिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ कहाँ से रहा है? तो इस गणित के अंदर में एक घपला ज़रूर किया है हमने कि इस r स्क्वायर को हमने न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से काट दिया है। अगर r बराबर 0 नहीं है तो ये काम हम कर सकते हैं, लेकिन अगर r बराबर 0 है तो फिर ये न्यूमरेटर में 0, ये डिनोमिनेटर में 0, और 0/0 को ऐसे काट देना और उसको 1 कह देना, ये उचित नहीं है, ये नहीं कर सकते हम। इसलिए ये जो हमने स्टेप्स किए हैं, ये स्टेप्स ये जो हमने लिखे हैं, ये r 0 नहीं है तब तो ये सही है, लेकिन r अगर 0 है तब ये स्टेप जो है इसको फिर से देखने की ज़रूरत है। तो एक चीज़ इसमें से निकल करके आ रही है कि यस, ρ इज इक्वल टू 0 फॉर r नॉट इक्वल टू 0, यानी ओरिजिन के अलावा, r इक्वल टू 0 यानी ओरिजिन के अलावा और तो कहीं कोई चार्ज है ही नहीं। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाना है तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को लाने के लिए चार्ज कहाँ होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, तो एक कड़ी उसमें से मिली हमें कि ओरिजिन पर जो कुछ होना है ओरिजिन पर होना है, उसके अलावा तो कहीं कोई चार्ज होना ही नहीं है, चार्ज डेंसिटी 0। अब ओरिजिन पर क्या होगा, r बराबर 0 पर क्या होगा? r बराबर 0 पर हम इस तरीके का काम नहीं कर सकते हैं, और इसलिए हमें डाइवर्जेंस ऑफ E निकालने के लिए इस फॉर्मूला का इस्तेमाल, इस एक्सप्रेशन का इस्तेमाल नहीं करना है। r इक्वल टू 0 पे अगर हम डाइवर्जेंस चाहते हैं, डाइवर्जेंस E चाहते हैं, इस तरह से हम चलेंगे तो यहाँ आके हम स्टक हो जाएंगे, यहाँ आके हम फंस जाएंगे। तो हम डाइवर्जेंस ऑफ E का जो सबसे पहले हमने डेफिनेशन किया था, और ये कहा था कि ये डेफिनेशन से ये निकल करके आता है, उसकी चर्चा सोचिए। अगर हमें किसी पॉइंट के ऊपर, किसी पॉइंट पर अगर हमें डाइवर्जेंस ऑफ E चाहिए, तो उसकी परिभाषा हमने की थी कि इसको बीच में लेते हुए आपको एक सरफेस बनाइए जिसके अंदर ये पॉइंट हो, क्लोज सरफेस बनाइए जिसके अंदर ये पॉइंट हो, और उसके बाद उस क्लोज सरफेस पर, ये जो क्लोज सरफेस बना, इस क्लोज सरफेस पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रेशन कीजिए। ये क्या चीज लिखी है हमने? ये हमने क्लोज सरफेस बनाया, ऐसा बंद आयतन बन गया अंदर में, और उसी आयतन के भीतर में कहीं पर ये पॉइंट है जहां हम डाइवर्जेंस ऑफ E निकालना चाह रहे हैं। और फिर उस सरफेस पर आप कुछ एलिमेंट लीजिए, उस सरफेस पे आप एक एलिमेंट लीजिए dA, और उस जगह पे आप उसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन बनाइए, और उस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आप ऐसा एक उस डायरेक्शन में वेक्टर लीजिए जिसका मैग्नीट्यूड हो इतना। ये है ये dA वेक्टर। अगर आपके पास एक क्लोज सरफेस है, जैसे
बॉल की सतह है या बंद सिलेंडर है, ऊपर नीचे से ढक्कन बंद है, सिलेंडर है, किसी भी किस्म का क्लोज सरफेस है जिसके भीतर एक वॉल्यूम है, तो आप उसके सरफेस पे एक छोटा सा सरफेस एरिया एलिमेंट बनाइए और यहाँ से एक वेक्टर खींचिए जिसका डायरेक्शन आउटवर्ड नॉर्मल की तरफ हो और जिसका मैग्नीट्यूड इस एरिया के बराबर हो, उसको हम लोग कहते हैं डीए वेक्टर। और यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके साथ में उसका आप डॉट प्रोडक्ट लीजिए, तब ये बनेगा, और इस पूरे सरफेस पे उसको इंटीग्रेट कर लीजिए, तब ये बनेगा। और इसको आप भाग लगाइए इस वॉल्यूम से, ये जो वॉल्यूम है उस वॉल्यूम से आप भाग लगाइए, ये जो क्वांटिटी बनी इसका फिर आप लिमिट लीजिए, ये बेसिक डेफिनेशन है, इसका लिमिट लीजिए, जबकि ये जो वॉल्यूम है ये छोटा होते होते हम जीरो पे टेंड करा रहे हैं, ध्यान रहे ये हमेशा अंदर रहना है। तो यानी हम उसको छोटा करते करते और बिल्कुल इस पॉइंट को इंक्लोज करता हुआ इन्फिनिटेसिमल रेडियस वहाँ तक हम पहुँचना चाहते हैं। ये जो चीज़ है दिस इज डाइवर्जेंस ऑफ ई एट दैट पॉइंट, डाइवर्जेंस ऑफ ई एट दिस पॉइंट, ये हमारा बहुत बेसिक डेफिनेशन है और हम इसी को इस्तेमाल करने जा रहे हैं यहाँ अपने केस में डाइवर्जेंस ऑफ ई निकालने के लिए। तो क्या करें हम r इक्वल टू 0 के लिए, r इक्वल टू 0 के लिए हम इस ओरिजिन को केंद्र में लेते हुए और एक स्फेरिकल सरफेस कंस्ट्रक्ट करते हैं, एक ये स्फेरिकल सरफेस हम कंस्ट्रक्ट करते हैं किसी भी रेडियस का, और तब हम पूछते हैं भाई कि यहां पर ये इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए क्या है। तो अगर आप इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए लिखेंगे इस क्लोज सरफेस पे, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है q/4πε0 r स्क्वायर r कैप डायरेक्शन में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और डॉट प्रोडक्ट करना है आपको dA से। तो dA जो है वो उसका जो डायरेक्शन है वो फिर से r कैप की डायरेक्शन में है, और फिर आप यहाँ पर उसको dA करेंगे। dA के लिए आप एक्सप्रेशन से लिख सकते हैं। आपको ध्यान होगा कि अगर हम स्फीयर के सरफेस पर हैं, ओरिजिन हमारे सेंटर पे है, तब जो एक सरफेस एलिमेंट हमें बनाना है जिसमें हम थीटा को वेरी करेंगे और फाई को वेरी करेंगे, आर को वेरी नहीं करेंगे क्योंकि हम एक स्फेरिकल सरफेस के ही ऊपर हैं, वो है आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई। ये है वो एरिया एलिमेंट आर कैप, ये है वो डीए, ये जो डीए है कैसा डीए हमने कैसे कंस्ट्रक्ट किया, यहाँ पे वो स्फीयर है, ओरिजिन पे सेंटर है, और फिर हमने जहाँ पर हैं वहाँ पर से थीटा डायरेक्शन में एक आर्क खींचा छोटा, जिसमें कि थीटा का थीटा प्लस डी थीटा बना, और फिर फाई कैप के डायरेक्शन में एक आर्क खींचा, फाई का फाई प्लस डी फाई बनाया, और उन दोनों से हमने यहाँ पे ऐसा सरफेस बनाया, और वो सरफेस इतना बना आर डी थीटा इंटू आर साइन थीटा डी फाई। और इसको अगर आप पूरे सरफेस पे फिर इंटीग्रेट करना है मुझे, यानी सभी थीटा फाई लगा देने हैं। अब चूंकि हम ओरिजिन के को छोड़ करके हैं, हमने एक सरफेस बनाया है क्लोज सरफेस, और ये ओरिजिन उसके अंदर है, और हम सरफेस के ऊपर के पॉइंट्स के ऊपर ये सारा सब कुछ कर रहे हैं। इसलिए अब इस इंटीग्रेशन के समय में r बराबर 0 नहीं है, r बराबर 0 ओरिजिन पर है, और मेरा पूरा सरफेस ओरिजिन से तो बाहर है, ओरिजिन मेरे सरफेस पर कहीं पर भी नहीं है, और इसलिए हम अब इस आर स्क्वायर को इस आर स्क्वायर को काटने का हक रखते हैं। और इसको अगर आप इंटीग्रेट करेंगे, इस चीज को अगर आप इंटीग्रेट करेंगे तो थीटा पे और फाई पे फुल इंटीग्रेशन करेंगे तो ये 4 पाई बनेगा साइन थीटा। थीटा अब इसको हम गोला हटा करके थीटा फाई में लिख सकते हैं। थीटा 0 से पाई जाना है और फाई को 0 से 2 पाई जाना है, पूरा स्फेरिकल सरफेस। तो ये जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये 4 पाई बनेगा, उस 4 पाई से ये 4 पाई कटेगा और आपको उत्तर मिलेगा q/ε0। और इसको फिर आप भाग लगाएंगे इसके वॉल्यूम से, इसके वॉल्यूम से, और तब उसका लिमिट लेना है आपको एज दिस वॉल्यूम टेंड्स टू 0। लेकिन अभी हमारे पास में बहुत सीधी सी बात है कि अगर हम इसको देखते हैं यहाँ से डाइवर्जेंस ऑफ ई बराबर ऐसा,
तो अगर हम इस पॉइंट के अलावा कहीं हैं, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं, लेकिन इस पॉइंट पे ओरिजिन पे अगर हम इसको देखते हैं डाइवर्जेंस ऑफ ई को, जो कि इस ई डॉट डी ए डिवाइडेड बाई टॉ है, लिमिट इसका एज टॉ टेंड्स टू 0, और ये जो चीज है ये फिक्स्ड है, ये फाइनाइट है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और भाग लगा रहे हैं हम वॉल्यूम से, और उस वॉल्यूम को जो 4/3 पाई आर क्यूब बनने वाला है, और उसको हम भाग लगाने वाले हैं, और उसको हम 0 टेंड कराने वाले हैं, दिस गोज टू 0, ये फिक्स्ड है, ये फाइनाइट है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ये 0 टेंड नहीं कर रहा और ये 0 टेंड कर रहा है, तो इसलिए ये जो लिमिट आने वाला है ये लिमिट इन्फिनिटी ही होने वाला है। तो क्या पता चला, रो इज 0 फॉर आर नॉट इक्वल टू 0 एंड रो इज इन्फिनिटी फॉर आर इक्वल टू 0। आर इक्वल टू 0 पर हम चलेंगे और वहां डाइवर्जेंस ऑफ ई निकालेंगे, तो वो डाइवर्जेंस ऑफ ई जो है वो हमें यहां से हम देख रहे हैं कि वो 0 बनने वाला है, और डाइवर्जेंस ऑफ ई अगर 0 बनने वाला है, इन्फिनिटी बनने वाला है, डाइवर्जेंस ऑफ ई यहाँ पर इन्फिनिटी बनने वाला है, और अगर डाइवर्जेंस ऑफ ई इन्फिनिटी बनने वाला है तो रो भी इन्फिनिटी बनने वाला है, तो बाकी सब जगह पर 0 और ओरिजिन के ऊपर इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी से तो कुछ समझ आया नहीं कि ये क्या हो गया, रो बराबर इन्फिनिटी तो बड़ी अलग किस्म की चीज़ होती है, उससे तो पक्का पता चला नहीं कि ये कौन सा चार्ज है जो ऐसा वाला इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। तो इसको भी हम लोग और आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले एक रिवाइज कर दें एक चीज़ आपकी फिर से, कि हम लोग डिराक डेल्टा फंक्शन की बात हमने कभी की होगी, डिराक डेल्टा फंक्शन, और हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं डेल्टा आर ऐसा, और इसका अर्थ है कि हम ओरिजिन पर इसका वैल्यू इन्फिनिटी है, ओरिजिन के अलावा सब जगह 0 है, राइट। ऐसा हम लोग डिराक डेल्टा फंक्शन 3 डिमेंशन में है, वेक्टर नोटेशंस में है। 1 डिमेंशन का अगर हमें डिराक डेल्टा फंक्शन डिफाइन करना होता है तो हम डेल्टा एक्स लिखते हैं या डेल्टा एक्स माइनस एक्स नॉट लिखते हैं। तो अगर हमारा डेल्टा एक्स माइनस एक्स नॉट ये फंक्शन है तो इसका अर्थ है कि ये एक्स एक्सिस है, ये पॉइंट एक्स नॉट है, ये फंक्शन 0 है 0 है 0 है 0 है, एक्स नॉट पर आकर इन्फिनिटी होता है और फिर वहाँ से वापस 0 हो जाता है, फिर ये पूरा 0 रहता है। कैसा इन्फिनिटी होता है? ऐसा इन्फिनिटी होता है कि एरिया अंडर द कर्व अगर आप निकालिए ये, तो ये 1 होता है, प्रोवाइडेड ये लिमिट्स जो हैं जितनी दूर में आप इंटीग्रेट कर रहे हैं उसके अंदर ये एक्स नॉट होना चाहिए। अगर आप यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट कर रहे हैं इसको, तो ये फंक्शन यहाँ 0 है तो ये 0 होने वाला है। अगर आप यहाँ से यहाँ इंटीग्रेट कर रहे हैं 0 होने वाला है, यहाँ से यहाँ इंटीग्रेट करते हैं 0 होने वाला है, लेकिन यहाँ से यहाँ अगर आप इंटीग्रेट करने वाले हैं तो फिर बीच में ये जो कंट्रीब्यूशन आ रहा है उसके कारण से ये 1 होने वाला है। तो ऐसा अगर हो जाता है तो उसको हम लोग डेल्टा एक्स माइनस एक्स नॉट कहते हैं। और डेल्टा एक्स किसको कहेंगे? एक्स नॉट बराबर 0, यानी ये यहाँ पीक नहीं करके यहाँ पीक कर रहा है, तो ओरिजिन पर ही अगर ये ऐसे पीक कर जाता है तो उसको हम लोग डेल्टा एक्स कहते हैं। अब इसी को 3 डिमेंशन में सोचिए, स्पेस है, स्पेस में एक पॉइंट है, जैसे यहाँ इस एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट था, स्पेस में एक पॉइंट है और इस केस में ये ओरिजिन है। उस ओरिजिन के अलावा कहीं भी देखते हैं तो वो फंक्शन 0 है, ओरिजिन पर वो फंक्शन इन्फिनिटी है। और कैसा इन्फिनिटी है कि अगर आप इसको इंटीग्रेट कर दें, वॉल्यूम इंटीग्रेशन कर दें इस पे, उस पॉइंट के अराउंड एक वॉल्यूम बनाएं और उस वॉल्यूम पर इंटीग्रेट करें, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करें, जैसे यहाँ dx है वैसे वहाँ पे अब dx dy dz अगर कार्टेशियन यूज करते हैं तो ऐसा कर दें। दिस शुड बी 1 इफ origin is included in the volume। जिस वॉल्यूम पे आप इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं उसके अंदर अगर ओरिजिन है तब वैसी हालत में ये 1, और अगर नहीं है तो ये 0, यानी बाकी सब जगह तो 0 है ही, यहाँ इन्फिनिटी है। और कैसा इन्फिनिटी है? अगर हमने उसके अराउंड एक वॉल्यूम बना दिया
उस पूरे वॉल्यूम पे उसको इंटीग्रेट किया, तो दैट शुड बी 1, जब वो ओरिजिन उसका अंदर हो। ये चीज़ ध्यान में रखिए। और फिर से अपने इस को देखिए, जो हमने अभी डाइवर्जेंस ऑफ ई निकाला है उसको देखिए। अब ये दो कंडीशंस तो सेटिस्फाइड है, सब जगह डाइवर्जेंस ऑफ ई 0 है, या ये रो सब जगह 0 है, और ओरिजिन पर ये इंफिनिटी है। तो दो कंडीशन हो गया। तीसरा कंडीशन भी सेटिस्फाइड है क्या डिराक डेल्टा फंक्शन होने के लिए, उसको देखते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम देखेंगे कि ये जो रो है उस रो को अगर हमने डीटो से मल्टीप्लाई किया, एक वॉल्यूम एलिमेंट बनाया, एक वॉल्यूम बनाया, उस ओरिजिन के अराउंड एक वॉल्यूम बनाया, उस पूरे वॉल्यूम में छोटे छोटे डीटो 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 सब लिए, और रो को डीटो से मल्टीप्लाई किया और इंटीग्रेट कर दिया, किस पे, वॉल्यूम पे। ये ओरिजिन है और इस ओरिजिन के अराउंड हमने एक वॉल्यूम बनाया, और उस वॉल्यूम के अंदर में छोटे छोटे डीटो 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 हैं, और वो सब लेकर के और वो सब जगह का रो लेके मल्टीप्लाई करके हमने वॉल्यूम बनाया और इंटीग्रेशन बनाया। इसका हम लोग देखना चाहते हैं कि ये क्या होने वाला है। तो रो की जगह मैं लिखूंगा एप्सिलॉन नॉट इनटू डाइवर्जेंस ऑफ ई, ऐसा डीटो इस वॉल्यूम के ऊपर, इस वॉल्यूम के ऊपर, ये वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम पे। और अब एक और बहुत प्यारा मैथमेटिकल रिलेशन है जिसको कहते हैं गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। गॉस लॉ से ये बिल्कुल अलग है। गॉस लॉ फिजिक्स का रूल है, प्रकृति उसके अनुसार चलती है, और ये एक गणित का डेरिवेशन है, एक गणित का एक संबंध है। और वो क्या है कि अगर डाइवर्जेंस ऑफ कोई भी वेक्टर, डाइवर्जेंस ऑफ ई, इसको आप किसी वॉल्यूम पे इंटीग्रेट करना चाहते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि उस वॉल्यूम का जो सरफेस है, जिस सरफेस से वो वॉल्यूम इनक्लोज होकर के बना है, उस सरफेस पर आइए और उस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का सीधा ऐसा वाला इंटीग्रेशन कीजिए, ई डॉट डी ए, जैसे हम लोगों ने अभी यहां किया था। और ये दोनों आपस में बराबर होते हैं किसी भी वेक्टर फील्ड के लिए, कि उसका डाइवर्जेंस अगर यहाँ है और तब उसका वॉल्यूम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो फिर आप उस फील्ड को बिना डाइवर्जेंस वगैरह लिए हुए डायरेक्ट केवल उस वॉल्यूम के सरफेस के ऊपर आप उसको इंटीग्रेट कर डालिए तो भी उतना ही आ जाता है। इसका इस्तेमाल हम यहाँ करेंगे तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, इसका इस्तेमाल यहाँ करेंगे तो ये एप्सिलॉन नॉट तो मिलेगा ही मिलेगा, और उसके बाद हमें मिलेगा इंटीग्रेशन डाइवर्जेंस ऑफ ई डीटो, अर्थात ई डॉट डी ए किस पे, उस सरफेस पे, और वो क्लोज सरफेस है, ये ऐसा बना सकते हैं। क्यों है क्लोज सरफेस, वॉल्यूम है, उस वॉल्यूम, जब वॉल्यूम हमने डिफाइन किया तो उसका एक सरफेस, बंद सरफेस डिफाइन हो गया, उस पर ये इंटीग्रेशन होना है। और ये चीज आप जानते हैं अच्छी तरह से, ई डॉट डी ए अभी हम लोगों ने देखा कि ये जो ई डॉट डी ए है दैट इज क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। हम एक स्फेरिकल वॉल्यूम लेकर के और ये काम कर सकते हैं। तो अभी जैसे हम लोगों ने देखा कि ये जो इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए है वो अंत में हमें क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट मिला था, इसलिए ये है एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, अर्थात क्यू। तो अब आप, और ये जो है ये रो डीटो है, एक्चुअली ये जो है ये रो डीटो है, रो डीटो, दिस इज रो, रो डीटो जो है दिस इज इक्वल टू क्यू। अगर ये जो वॉल्यूम लिया है इसके अंदर ओरिजिन है, और अगर इसके अंदर ओरिजिन नहीं है, यहां कहीं वॉल्यूम ले लिया, तब ये जीरो है। तो आप देखिए डिराक डेल्टा फंक्शन होने की तीनों शर्तें ये रो सेटिस्फाई कर रहा है, एक अंतर के साथ, यहां 1 होना चाहिए था, डिराक डेल्टा फंक्शन में इसको 1 होना चाहिए था, बाकी दोनों शर्तें ठीक है। डेल्टा आर इज इक्वल टू 0 इफ आर इज नॉट 0, बाहर कहीं ओरिजिन पर अगर नहीं है तो, और ओरिजिन पर अगर है तो इसको इन्फिनिटी होना चाहिए।
और इसके अलावा ये तीसरी शर्त। तो हमारा रो इन तीनों शर्तों को फॉलो कर रहा है, एक्सेप्ट कि यहां 1 की जगह q है। रो इज 0 इफ r इज नॉट 0, रो इज इंफिनिटी इफ r इज 0, एंड रो डिटो इज q इफ ओरिजिन इज इंक्लूडेड, अदरवाइज दिस। तो यानी ये जो फंक्शन है मेरा रो, ये फंक्शन है q टाइम्स डेल्टा r। 1 की जगह पे q है, इसको q से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, दिस इज q टाइम्स डेल्टा r। तो ये हमने पूरी तरह से, और हमने इक्वेशन इसका दे दिया, ये है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब यही है कि ओरिजिन के ऊपर, सिर्फ ओरिजिन के ऊपर एक पॉइंट चार्ज q पड़ा हुआ है, ताकि अगर आप उसके अराउंड वॉल्यूम लेकर के और टोटल चार्ज ढूंढें उसके अंदर में, तो आपको q मिल जाएगा, और उसके अलावा कहीं आप बनाते रहिए वो 0 मिलेगा। तो ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड से शुरू करके और ये डिराइव किया कि मेरा चार्जेस कहाँ हैं, ओरिजिन के अलावा कहीं नहीं है, और ओरिजिन पर है पॉइंट चार्ज है, बटा हुआ नहीं है, और वो पॉइंट चार्ज जो है उसका वैल्यू q है। तो ऐसा हम लोग गॉस लॉ का एक उपयोग करते हैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम हो तो उससे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकालने में।